मैं डॉक्टर अनीता, प्रवक्ता हिंदी, डाइट रायबरेली। हिंदी भाषा शिक्षण में विराम चिन्हों का महत्व एवं प्रयोग विषय पर मैं आप लोगों से बात करूंगी। हिंदी भाषा शिक्षण में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। यदि वाक्य को पढ़ते समय हम उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्यार्थ समझ में नहीं आता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विराम चिन्हों से क्या तात्पर्य है, आइए हम जानते हैं। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए वाक्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह हिंदी भाषा में कई तरह के हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, समतामूलक चिन्ह। तो आइए हम पूर्ण विराम के बारे में जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ और कब कैसे किया जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है कि यह हिंदी का अपना निजी चिन्ह है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना, पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार या क्रम टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यह हाथी है, वह लड़का है, तुम जा रहे हो, मनोज मेहनत से पढ़ता है, सीमा आज बाजार जाएगी। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। विस्मयबोधक ओह, आह, आप कहाँ जाते हैं। प्रश्नवाचक, जब ऐसे वाक्य जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे जब हम किसी का सजीव वर्णन, किसी व्यक्ति विशेष का या किसी भी चीज़ का सजीव वर्णन दिखाते हैं तो वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक उदाहरण के माध्यम से, कानों के पास बालों में कुछ सफ़ेदी, पानीदार बड़ी बड़ी आँखें, चौड़ा माथा। तो यहाँ पर सजीवता लाने के लिए एकदम सजीव वर्णन किया जा रहा है और इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में, इस उदाहरण में। आइए अब हम अर्धविराम के बारे में जानते हैं। अर्धविराम का प्रयोग कब किया जाता है? किसी वाक्य को पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहराव हो या ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरते हैं तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। मान लीजिए एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होगा। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्यांश दूसरे से अलग होते हुए भी कुछ ना कुछ संबंध रखता है। जैसे सुबोध घर से विद्यालय आया। सुबोध माफ करना, सुबोध विद्यालय से घर आया, नहाया और नाश्ता किया, अपना बैट उठाया और खेलने चला गया। ठीक,
इसमें पहले वाक्य का संबंध कुछ ना कुछ दूसरे वाक्य से है, उपवाक्य से है। इसी तरह से अन्य उपवाक्यों से पहले मुख्य वाक्य का संबंध है। तो यहाँ पर हमने कौन सा विराम प्रयोग किया? अर्ध विराम। ठीक है। और इसी तरह से अर्ध विराम का प्रयोग अन्य उपवाक्यों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि मैंने भी ऊपर बताया। जहाँ पर और से ना जोड़ा जाए वहाँ पर उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और को बिल्कुल डायरेक्ट ना लिखा जाए या सीधे ना लिखा जाए, कहीं ना कहीं वो और छुपा हुआ हो, वहाँ पर भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु यहाँ पे अर्धविराम लगाया गया है। किंतु श्रीनगर में और भी किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। इसी तरह से संयुक्त वाक्यों में मुख्य उपवाक्य से उन अन्य वाक्यों को अलग करने के लिए जिनका मुख्य उपवाक्य से कोई संबंध हो, वहाँ पर भी अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने परीक्षा पास करने के लिए अनेक उपाय किए, किंतु सब निष्फल सिद्ध हुए। तो यहाँ हमने देखा कि अर्धविराम का प्रयोग किया गया। इसी तरह से जब दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अंतर बताना हो या एक साथ लिखना हो, तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे MA B.Ed, MA PhD दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, एक साथ दिखा रहे हैं दोनों उपाधियाँ, इसलिए यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। यही अर्धविराम की जगह हम लिखने में प्रायः गलती करते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। अब आइए अल्पविराम के बारे में जानते हैं कि अल्पविराम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। इसके मुख्य नियमों के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, क्योंकि प्रायः सबसे ज़्यादा जो गलती हम करते हैं अल्पविराम के प्रयोग में ही गलती करते हैं। अल्पविराम वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो, वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ नियम आपके समक्ष इस प्रकार से हैं। पहला, वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पदों और वाक्यों में संयोजक अव्यय और छुपा हो, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे पद्य में कोई पद है, कविता है, वहाँ पे और छुपा हो तो वहाँ पे संयोजक कोई अव्यय छुपा है ना, और तो वहाँ पर हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। और जो इस तरह से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे, और वाक्यों में वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने संयोजक चिन्ह छुपे हुए हैं, तो यहाँ हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया। इसी तरह से आइए हम देखते हैं अगले में नियम में क्या है। जहाँ शब्दों को दो या दो से अधिक बार दोहराया जाए, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाएगा। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह क्या कह रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे शब्दों को दोहराया जा रहा है। सुनो सुनो 2 बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे अल्पविराम हमने लगाया है। आइए देखते हैं अगला नियम अल्पविराम का क्या है। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, वहाँ अल्पविराम का चिन्ह हम लगाते हैं। जैसे भाइयों, समय आ गया है, सावधान हो जाइए। सुरेश, तुम कल कहाँ गए थे। सुरेश, कल तुम कहाँ गए थे। तो यहाँ भी हमने
क्योंकि यहाँ सुरेश व्यक्ति विशेष है, इसको संबोधित किया जा रहा है। भाइयों के माध्यम से हम पूरे भाई वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, एक वर्ग विशेष को संबोधित कर रहे हैं कि समय आ गया है, सावधान हो जाइए। तो यहाँ पर भी हमें अल्पविराम का प्रयोग करना है। इसी तरह से हम देखते हैं जिस वाक्य में वह, तो, या, अब इत्यादि शब्द लुप्त हों वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होगा। जैसे मैं जो कहता हूँ कान लगाकर सुनो, यहाँ पर वह लुप्त है। क्या लुप्त है? वह शब्द लुप्त है, तो यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखते हैं। कोरोना वायरस कब समाप्त होगा? यहाँ पर यह लुप्त है, यह कहा नहीं जा सकता। तो यह लुप्त करने के लिए या यह नहीं है, इसको समझने के लिए हमने अल्पविराम का प्रयोग किया है, क्योंकि अगर यह शब्द यहाँ रख देते तो शब्द का या वाक्य का सौंदर्य समाप्त हो जाता। इसी तरह से अगला वाक्य देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। वह जहाँ जाता है बैठ जाता है। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? वह जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है। ठीक, तो हम समझ गए, आप समझ गए। अगला हम देखते हैं। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मेरा भाई जो एक इंजीनियर है इंग्लैंड में रहता है। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो एक इंजीनियर है इंग्लैंड में रहता है। तीनों ही वाक्यों के बीच में कहीं न कहीं संबंध है, इसलिए इसको हमने अल्पविराम के माध्यम से लिखा है या लिखा जाता है। अगला देखते हैं हम, जहाँ पर बस, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा जैसे शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्य हों वहाँ पर इन शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, बस हो गया, रहने दीजिए। यहाँ पर इन शब्दों से बस, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, इन शब्दों से अगर कोई वाक्य प्रारंभ होता है तो वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण देखिए, हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। अगला, नहीं, ऐसा नहीं कहा नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पे थोड़ा रुकना है, थोड़ा विराम लेना है। ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं तो वहाँ हमें अल्पविराम का प्रयोग करना है। इसी तरह से हम जब पत्र लिखते हैं तो पत्रों में संबोधन के रूप में पूज्य पिताजी, मान्यवर, महोदय ऐसे संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद भी हम अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। किंतु याद रखने वाली बात है, किंतु पत्र के अंत में जब हम भवदीय, आज्ञाकारी आदि शब्द लिखते हैं तो वहाँ अल्पविराम नहीं लगाया जाता है। हम प्रायः यही गलती कर देते हैं कि हम अंत में भी अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। अगला देखते हैं, अगला नियम, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व भी अर्धविराम अल्पविराम का चिन्ह लगता है। ये गलत है, अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए कोई समुच्चय बोधक, इस तरह के समुच्चय बोधक शब्द आते हैं तो उनसे पूर्व, वाक्य के बीच में अगर इस तरह से समुच्चय बोधक कोई शब्द आते हैं तो उनसे पूर्व हमें अल्पविराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आज मैं बहुत थका हूँ।
अगला उपवाक्य इसी पे आश्रित है जो प्रारंभ हो रहा है इसलिए से, यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसलिए विश्राम करना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य देखते हैं, मैंने बहुत दिन परिश्रम किया परंतु फल कुछ नहीं मिला। परंतु यहाँ पे आया है समुच्चय बोधक शब्द, इससे पहले अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग अंकों को लिखते समय भी हम करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से जो भी अंक आगे लिखते जाएंगे उनमें विभाजन दिखाने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ एक से ज़्यादा जब हमें वस्तुओं में अलगाव दिखाना हो तो वहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे गौरव बाजार से आम, सेब, संतरा व अंगूर लाया। अब यहाँ हम एक से ज़्यादा वस्तुएं दिखा रहे हैं, आम, सेब, संतरा, तो इन वस्तुओं में हमें अलगाव दिखाना है या विभाजन दिखाना है, तो यहाँ पे हम इनके बीच में मध्य में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही प्रशिक्षुओं। अगले वीडियो में मैं इनसे आगे के विराम चिन्हों के बारे में आप सभी के समक्ष बात करूंगी, चर्चा करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों ही अल्प विराम समझ में आ गए होंगे। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और जो भी मन में संशय या संदेह होगा कि वाक्य को पढ़ते समय, लिखते समय हमें किस प्रकार, कहाँ इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, उचित प्रकार से आप समझ गए होंगे और अपने व्यवहारिक जीवन में इनका अवश्य ही प्रयोग करेंगे। अपने विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते समय इन सब बातों का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।